सुस्वागतम अभिवादन करता हूं आप सभी का। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस फ्रेम में जो महिला नेत्री है उनका परिचय पूरा बिहार जानता है। मैं बात कर रहा हूं माननीय नेत्री श्री रितु जायसवाल जी को। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लोकवाणी में। जी बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी, लोकवाणी के तमाम व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज आप जमीन पे हैं, बहुत सारे कम लोगों को देखा जाता है इस प्रकार से। क्या लगाव है आपको जनता का इतना सारा, जबकि आप वीवीआईपी है? हम वीवीआईपी क्या होता है, हम तो जाने ही जाते हैं कि जनता के बीच में मेरी तो आदत है कि जब मैं मुखिया रही तब भी और तब से आज तक हमने कभी नहीं सोचा कि क्या किस चीज की हमें बस जनता का तकलीफ दिखाई देता है और हमें ये दिखाई देता है कि इस तकलीफ को हम कैसे दूर कर सके। मैम 5 साल में जो है आप सत्ता से बाहर है, 5 साल सत्ता में जो लोग हैं, आप पूरा गांव-गांव, गली-गली, आंगन-आंगन तक घूम करके पूरा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कितना बदला है पिछले 5 साल में परिहार विधानसभा क्षेत्र? मुझे तो लगता है कि आपको ये सवाल यहाँ की जनता से पूछना चाहिए कि क्या बदला है। ये 5 साल का क्यों, 15 साल का हिसाब आप लीजिए कि 15 सालों से यहाँ पर क्या बदला है। 15 सालों में क्या स्थिति है आज? गरीब और गरीब होता जा रहा है। हाँ जी, दलित महादलित बन गया। सुधार तो कुछ नहीं जी, रोजगार का कोई अवसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जी। अगर 2 वक्त की रोटी कमानी हो किसी को भी, अगर खानी हो तो वो बाहर ही कमाने जाएगा। यहाँ के भरोसे तो जनता मर जाएगी। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब हम वोट मांगने यहाँ जाते हैं तो हमारे लोगों को रोजगार भी यही मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा भी यही मिलना चाहिए, बीमार पड़े तो इलाज भी यही होना चाहिए। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है? पलायन के अलावा और कोई एक चारा है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति आप माइक घुमा करके पूछ लीजिए, हर व्यक्ति लोन में दबा हुआ है, हर व्यक्ति के घर में कर्जा चल रहा है। उसका कैसे चुकाएंगे? उसका ब्याज जो है इतना ज्यादा हो जा रहा है कि मूलधन तो चुक ही नहीं पा रहा, सिर्फ ब्याज ब्याज जा रहा है। आप रो रही थी क्या, किस कारण से रो रही थी? इसीलिए क्या सहारा बेसहारा कर दिया? कितना पैसा फंसा है? 3-4 लाख रुपए। क्या कह कर डाले थे पैसा? जे बच्चा सब रहा था न, तो कह रहा था कि जे भरो बहुत पैसा देंगे, जैसे ऐसे अब लड़की को शादी करोगी तो बहुत पैसा मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, बच्चा सबके पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम सब बुझे अनपढ़ गवार है तो हम सब लोभ से भर दिए। अब कुछ दुख से झेल कर हम खा रहे थे, अपन भर दिए पैसा। डुमरा में माननीय मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने उस संबोधन में कहा था, हमें याद है उस सभा को मैं कवरेज कर रहा था, कि मैं सहारा के जो भी जिनका लाभार्थी है उनका मैं चुकता एक 5 बेसिक बदलाव, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, माता बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, 5 बदलाव आप क्या करना चाहती है? ये सबसे पहले तो ब्लॉक का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अफसरशाही पे लगाम लगना चाहिए। आज जनता जो है इतना डरी हुई है, वो किसी अपराधी से नहीं डरी हुई है, आज जनता ब्लॉक के सीईओ से डरी हुई है कि अगर वो जेन्युइन दाखिल खारिज भी कराने जाएंगे तो उसके जेब में पैसे नहीं है तो दाखिल खारिज नहीं होगा। मतलब ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है इस लेवल का है कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है। एक काम आप बिना पैसा दिए ब्लॉक में करवा के दिखा दो, ये आज का स्थिति है कि इस पर कोई जनप्रतिनिधि जीते हुए विधायक बोलने को तैयार नहीं है, लगाम नहीं लगा सकते ब्लॉक पे। तो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जो ब्लॉक है, सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि वहां की अफसरशाही को खत्म करके, भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता को उसका अधिकार, पूरा अधिकार, अगर 1 रुपया पर उसका अधिकार है तो पूरा का पूरा 1 रुपया उसको मिले। ऐसा ना हो कि 50 पैसा चला जाए भ्रष्टाचार में और 50 पैसा उसको मिले, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये। दूसरा आपने कहा वो रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पे आज अफसोस होता है, तकलीफ होती है इस बात को कि इतने वर्षों से यहाँ पे विधायक और एमपी सब कुछ बनते चले जा रहे हैं, लेकिन परिहार विधानसभा के अंतर्गत एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं, नर्सिंग कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, आईटीआई नहीं, कोई भी कॉलेज यहाँ पर शैक्षणिक उसमें कोई भी कार्य इस तरह से नहीं किया गया एजुकेट करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी कमी है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को लगता ही नहीं है कि यहाँ पे और ज्यादा उच्च शिक्षा की जरूरत है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है। कहीं कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, और स्किल ट्रेनिंग के बाद उसको रोजगार, वो कैसे, उसकी भी बात होनी चाहिए। यहाँ पे स्वरोजगार की बात होनी चाहिए, उद्योग धंधे क्यों नहीं खुले, जबकि यहाँ पे जब सबसे ज्यादा पलायन अगर है तो वो परिहार विधानसभा क्षेत्र से है। लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। स्थिति यह है कि हमारे जो कारीगर हैं, जो साड़ियों पे कढ़ाई का काम करते हैं, वो बिहार के, यही परिहार के, बिहार छोड़िए परिहार के, है ना।
कटिंग करने वाले टेलर जो भी है, परिहार के बनाने वाले, परिहार के, ठीक है, जो बनवा रहा है ना, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर में फैक्ट्री खोले बैठे हैं, क्योंकि उनको वो सुख सुविधा वो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिली, बिहार के अंदर में वो नहीं मिली कि वो फैक्ट्री वो यहाँ खुलवाए। तो आपको कई बिहारी आपको दिख जाएंगे कि वो, हम बिहार की छोड़िए ना, मैं परिहार की बात करती हूँ कि बनवाने वाला परिहार का, बनाने वाला परिहार का, और वो माल जो बन के आता है ना, वो भी परिहार में बिकता है, यानी बाजार भी परिहार ही है। और उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं आज खाली हाथ है। ये व्यवस्था कब होगी कि भाई अगर बनाने वाला यहाँ का है, बनवाने वाला यहाँ का है, बाजार यहाँ का है, तो चीजें हमारे हाथ में आए। यहाँ से पैसे क्या होता है कि यहाँ पर खरीदा और पैसे गए बाहर, है ना। तो ये चीजें, इस पर तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, यानी कि उद्योग पर काम करने की जरूरत है, रोजगार पे काम करने की जरूरत है। किसी ने कारखाने खोलने के बारे में ना सोचा, ना कोई प्रयास किया। ये सब बेसिक चीज आपका जो रहेगा, जो आप हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, दलाल भरे पड़े हैं, दलाल भरे हुए हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी होनी है और कहेगा कि ना अब तो पेट खोल के होते, हाँ, और वहाँ पेट खोल के होना भी नहीं है, वो होना है नॉर्मल, लेकिन दलाल के माध्यम से, जहाँ उस गरीब आदमी को 100 रुपये हाथ में नहीं है कि वो भाड़ा, पड़ोसी से पैसा भाड़ा लेकर के वो बहू को टेम्पू में लाद करके लेके जाता है डिलीवरी कराने के लिए, और वहाँ जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है उसको भी बोलेगा कि ये तो पेट खोल के होती, सिजेरियन होगा, ऐसा बोलेंगे। और वो बच्चा बेचारा 30,000, 25,000, 35,000 फिर से लोन, और फिर से वो गरीब बच्चा पैदा क्या किया, वो तो लोन में चला गया, उसी दिन से कर्ज में चला गया। इस व्यवस्था और दुर्व्यवस्था को कौन खत्म करेगा? ये क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? तो वही शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। आपने कहा नहीं, दवाइयाँ बाहर से लेकर के आओ, जबकि हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती है, ठीक है, तभी दवा रहते हैं उसमें, तभी नर्स लोग बोलते हैं कि बाहर से दवा लेकर आओ। पैसा भी नहीं देता है तो काम नहीं करता है, पैसा दिए बिना काम भी नहीं होता। पहले आप जमा करो, पैसा भी नहीं लेते हैं, काम भी तो सभी सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का हो, रोजगार का हो, हर सेक्टर में यहाँ पे काम करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार खत्म करना हो, अफसरशाही बंद करना हो, सब चीज में काम। मैडम, अगला सवाल रहेगा, आपने महिलाओं को सैनिटरी पैड बंटवाने का काम किया, बहुत कम पैसे में, 1 रुपये या उससे भी कम में, हमें उसका मूल्य प्राइस अभी याद नहीं है, उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इसको लोग हंसी मजाक में ले या कुछ भी में ले, बहुत बड़ा काम है। आज मैं दिल्ली एम्स से तक का मैं मुआयना करता हूँ, सबसे ज्यादा कैंसर का इशू जो महिलाओं में हो रहा है उसी कारण से हो रहा है। क्या उद्देश्य था मैडम का ये बहुत बड़ा काम के लिए? मैं चीज बताती हूँ, आज आप एक सर्वे करा लो जी, आप देखोगे कि यहाँ कम उम्र की महिलाओं और बच्चियों का यूट्रस निकाल दिया जाता है। इस लेवल का दलाली चल रहा है यहाँ पे। डॉक्टर्स का जो रवैया है, उन्होंने डॉक्टर का वो छोड़ करके सिर्फ हत्या करने का ठेका ज्यादा ले लिया है। एक 22 साल, 23 साल, 24 साल की महिला जाती है कि हमको पेट में दर्द है, उसको सीधा यूट्रस निकाल देते, बच्चेदानी निकाल देते। एक बच्चेदानी अगर किसी महिला के शरीर से निकाल दिया जाए तो उसकी जो हालत होते हैं ना, आप समझिए कि वो उसकी जिंदगी उसी दिन से नर्क हो जाती है। बचगाने जो हट जाती है ना, तो जैसे कि घर का बनेरी होता है, उसी तरह उस पर चार रहता है, और वो निकल जाती है ना तो उसको सारा कहानी खत्म हो जाता है, सारा कहानी खत्म हो जाता है। उसको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये परेशानी महिलाओं की, और यहाँ पर आप, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, आप समझ नहीं सकते हो इस चीज को। और ये क्यों होता था? ज्यादातर ये दर्द अगर हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो महिलाएं क्या करती, पैसे की कमी के कारण गंदा कपड़ा, जो घर में कपड़ा है वही कपड़ा यूज की। वो गंदे कपड़े यूज करने से उनको इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से यूट्रस रिमूव करने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है। तो अगर अवेयर है, और अवेयर है भी, तो उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो खरीद सके। हम तो अगर सदन तक पहुंचे होते, हम तो लोकसभा भी लड़े, अगर हम पहुंचे होते तो हम तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि राशन के साथ जितनी महिलाएं उतनी पैड भी बंटवाइए। कि महिलाएं क्या दुख झेलती है हमें पता है। सही बात। मोदी जी जो है 5 किलो राशन दे करके पूरे बिहार की जनता को खुश किए हुए हैं, और वहीं पर आप कहते हैं कि राशन से नहीं काम चलेगा, राशन और भाषण से देश को कब तक ठगते रहिएगा, रोजी रोजगार मिलना चाहिए। मोदी जी राशन नहीं देते, राशन जनता मोदी के जी बीच नहीं में तो भ्रम है, मोदी जी राशन नहीं देते हैं। क्या कौन दे रहा है राशन? मोदी कह रहा है, कौन डाला ये दिमाग में? जो सब लोग तो बोल रहा है जिनमें आती है, लेकिन राशन तो मोदी जी के पहले से भी मिलता था ना। नहीं, राशन तो मोदी जी के पहले से मिलता था। मगर मोदी को जब आप सब छोटा छोटा बच्चा थे ना, तो आपके माँ बाबू भी राशन लेने जाते थे, तब अपना माँ बाबू का उंगली पकड़ के राशन लेने जाते थे। राशन में मिले तरला चीनी,
चना, गेहूं, मटिया तेल, दाल, ई सब मिलत रहला का। अखनी सूखा सूखी खाली 10 किलो चावल में 8 किलो चावल दे रहा है। राशन दिया नहीं, मोदी जी ने चना काट दिया, चीनी काट दी, है ना, मिट्टी तेल काट दिया। ये सारी चीजें पहले मिलती थी, तो अब ये जनता को एक तो सामान काट दिया, कम कर दिया जो मिलता था। और भाई वो तो केंद्र की सरकार देती है आपको, वो केंद्र में चाहे मोदी जी बैठे हो या मोदी जी से पहले जो भी थे, वो तो इसके समय में कांग्रेस के समय में शुरू हुआ। हाँ, तो अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो जो रहेगा वो देगा, वो सरकार देती है। आवास है केंद्र की सरकार का, जो योजना वो केंद्र की सरकार देगी, बिहार सरकार की जो योजना है वो बिहार सरकार देगी। तेजस्वी यादव जी का जो है कि योजना है माई बहन योजना, महिलाओं के बीच में आप है, क्या है थोड़ा विशेषता से, थोड़ा माता बहन यहाँ बैठी हुई है उनके विषय में थोड़ा बता देखिए, दीजिए। तेजस्वी जी ने दबाव डाला था कि महिलाओं जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धजन पेंशन, जो वृद्धजन को दिया जाता है, ये पेंशन 400 से कुछ नहीं होना है, 400 से बढ़ा के इसको 1500 किया जाना चाहिए। ठीक, तो हम कभी 400 की पेंशन में क्या होगा? तो उन्होंने, अब मान लीजिए उन्होंने कहा कि अभी अम्मा है, अब बाबा है, तो अम्मा को 1500 मिल गया, बाबा को 1500 मिल गया, 3000 आ गया, तो कम से कम ये अपनी दवाई ये कुछ तो करा सकेंगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि 400 रुपए से तो चाय का खर्चा नहीं निकलेगा महीने भर का। तो तेजस्वी जी ने ये इस बात को पूरे उससे रखा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपये करेंगे। तो उसका ये दबाव था कि आज उस दबाव में आकर के नीतीश सरकार को वो पेंशन 1100 करना पड़ा। ये हम लोग का दबाव था, लेकिन विपक्ष में भी है तो दबाव बना करके ये काम करा लिए। उसके बाद जो बिजली यूनिट की बात हुई थी, वो भी तेजस्वी जी ने घोषणा की थी कि इतनी महंगाई जनता झेल रही है तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो फिर जाकर इन्होंने ये तो दबाव में 20 साल से नीतीश जी है ना, 20 साल में नहीं दिया ना। अभी जब तेजस्वी जी घोषणा करते हैं तो उसकी चोरी नीतीश कुमार जी करते हैं, घोषणा की चोरी करते हैं और फिर चोरी करके जनता को दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चोरी करके ही दियो तो कम से कम उतना तो दे दो जितना घोषणा किए थे। 1500 किए थे तो 1500 दे देते, कटौती काहे कर रहे हो? तो उन्होंने ये सारी चीजें कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया उसके खाते में देंगे, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिजली यूनिट 200 फ्री करेंगे और ये पेंशन जो है वो बढ़ा करके 400 से 1500 करेंगे। तो ये तो हम लोगों की योजना थी जिसको चोरी करके 1100 रुपया किया गया। लेकिन चलो, जनता का भला हो चाहे जिसको देख के हो, हमें उससे दुख नहीं है, अच्छी बात है कि मिला है। मैडम, टियर 4 के एग्जाम जो है चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले हो जाए, उससे पहले नीतीश कुमार ने एक मास्टर प्लान चला, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया। क्या ये चुनावी प्रेशर है या चुनावी स्टैंड है, इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? सीधा सीधा चुनावी प्रेशर है, वो डरे हुए हैं। डर नहीं है, बिल्कुल डर है। जो अभी देखिए, हकीकत यह है कि वो अपने सेंस में ही नहीं है, उनको चीजें तो याद ही नहीं रह रही हैं, वो तो बीमार हो चुके हैं। और उनकी आड़ में जो लोग अभी साथ में चला रहे हैं सत्ता, उनका कब्जा हो चुका है। जिनको यहाँ की सत्ता पे काबिज होने का एक वो पूरा है, शौक है कि किस तरह से हो जाए। आपको शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन नीतीश जी के ऑफिस में मोदी जी का फोटो लग गया है। तो ये इस तरह की चीजें, डर है और क्या है। अगर डर नहीं है तो काहे नहीं पहले 20 सालों में पेंशन बढ़ा दिया गया था, काहे नहीं बिजली यूनिट पहले फ्री कर दिया गया था, क्यों अब किया जा रहा है? नहीं किए उतना, बार हर हमेशा लाइन कटवे करते हैं। नहीं है बिहार में हम लोग के पास लाइन रवि नहीं करता, 5 दिन आगे चल कर 5 दिन के माइनस प्लस में गया पैसा। जब ये भरली 100 रुपया तो 25 रुपया हम लोगों का फ्री नहीं है। मैडम, परिहार विधानसभा क्षेत्र जो था सूखाग्रस्त है। इस विधानसभा से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है परहा या मरहा नदी। मरहा नदी की जल को अगर छोटी छोटी नहरें निकाल करके अगर खेतों तक पहुंचाया जाए तो किसान को वर्षा का पानी, अगर मानसून का पानी कम भी हो तो खेती हो जाएगा जिससे उनका जीवन यापन चल जाए। आपको अगर आशीर्वाद मिला माता बहनों का तो क्या इस क्षेत्र में आप काम करेंगे? सबसे पहले कभी भी रेन वाटर मैनेजमेंट पे काम करने का सोचा ही नहीं।
कि किस तरीके से रेन वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से रेन वाटर से हार्वेस्टिंग की जा सकती है, किस तरीके से जल संचयन ऐसा हो कि बारिश का जब पानी हो तो हमारे नहर की उड़ाई और इतना सफिशिएंट हो कि हम लोग उस बारिश के नहर बना करके खेतों तक पहुंचाया जा सके। तो ये तो किसी भी जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। जल जीवन हरियाली की बात जरूर हुई, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे रह गया, है ना। न जल मिला और जीवन तो आज खतरे में है जल के अभाव में। तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि है उसको इन चीजों पे तो जरूर काम करना चाहिए। भाई जल ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं बचेगा तो तुमको वोट कौन डालेगा। तो निश्चित तौर पे जो भी जनप्रतिनिधि उस पर काम करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ये मेरा लक्ष्य रहेगा काम का। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं लोकवाणी की टीम की तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी।